हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज ये हमारी जो है बिहार जीके जीएस की 7वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम बिहार का जो है हम क्या देख रहे थे, बिहार के जो है भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जो है चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हमने बिहार का जो ऐतिहासिक परिदृश्य देख लिया था। इसके बाद हमने जो है राजनीतिक परिदृश्य भी देखा, और अब जो है भौगोलिक परिदृश्य की जो है उनके संबंधित उनसे पीवाईक्यू जो है हम देख रहे थे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइएगा, और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, क्योंकि ये पीवाईक्यू हैं और जो हमारा भौगोलिक जो है परिदृश्य है, इसमें कुछ जो है चीज़ें आपकी आर्थिक सर्वेक्षण से भी आ रही हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है डेटा अलग हो सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू है। तो यहाँ पर 1992 के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, 1995 के भी सवाल देखने को मिलेंगे, 2015 के भी देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से जो है डेटा दिया गया है। और आपको मैं कुछ दिनों के बाद जो है आपका जो 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है, मैं उसको आपको पढ़ाऊँगा। या अभी 2024-25 का हुआ नहीं होगा, 2023-24 का जो भी सर्वेक्षण है हमारे पास जो है सचिन एकेडमी की बुक है, उसमें सारे जो है आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के दिए हुए हैं। तो हम उन सभी को आपको कवर करवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो जो हमारे यूनिक क्वेश्चन है उनको ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी जो हमारे डेटा बदलने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे 2017-18 का क्वेश्चन है तो उसमें 2017-18 का डेटा होगा, उसको हम थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको दी गई हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सभी की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप सभी उन सभी को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का कह रहा है कि जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए जो है प्रकाशित किया गया था। पहली बार जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है कौन से वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2006 और 7 के लिए। 2006 और 7 के लिए पहली बार जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रकाशित किया गया था। 64वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार सरकार द्वारा वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 2006 और 7 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया। बिहार राज्य ने पहली बार जो है ग्रीन बजट कब पेश किया था। 2024 का सवाल है, 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में पहली बार बिहार ने ग्रीन बजट जो है पेश किया था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार राज्य ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। सरकार के व्ययों को पर्यावरणीय संदर्भों से सुमेलित करने के उद्देश्य से पृथक रूप से ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है। अगला सवाल देखिए, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। अब ये 2016 और 17 की बात कर रहा है। वैसे अगर हम देखें तो आधे से अधिक जनसंख्या जो है बिहार की वो किस कृषि में जो है कार्यरत है। तो बिहार में अगर हम देखें तो उस टाइम के हिसाब से 77% जो लोग थे अनुमानित, वो कृषि में कार्यरत थे। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प जो है सही नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे ये डेटा जो है बदलते रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हर साल जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण आता है और उसके हिसाब से जो है हम प्रश्नों के जवाब देते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे गरीब है। 60 से 62वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो 2023-24 के अनुसार दोस्तों अगर हम देखें तो शिवहर जो है सबसे गरीब जिला है। याद रखिएगा, सबसे गरीब जिला है शिवहर। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्नकाल में विकल्प डी सही था। बिहार आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्तमान में भी प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का शिवहर जिला सबसे गरीब है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी। अब तृतीय क्षेत्र की विकास दर के बारे में यहाँ पर सवाल हो रहा है। तो तृतीय क्षेत्र की जो है विकास दर अगर हम बात करें तो ये 14.6% थी। याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र की 14.6% थी। अगर अभी की बात करें हम 2022-23 की और 23-24 की, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है क्योंकि एक वित्तीय वर्ष का ये जोड़ा जाता है, तो वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर जो है प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर कितना थी। तो प्राथमिक क्षेत्र की जो है 6.7% और द्वितीयक क्षेत्र की जो है 6.8%, और जो है तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर जो है
विकास दर या वृद्धि दर एक ही बात है, ये लगभग जो है 13% थी, याद रखिएगा। जबकि चालू कीमतों पर ये तीनों डेटा जो है अलग अलग थे। तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी आप सभी को बताऊंगा। तो 65 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 तो छोड़ ही दीजिए, ये आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ से देखिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में स्थिर कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की विकास दरें और वृद्धि दरें क्रमशः जो है 6.7%, 6.8% और अनुमानित 13% है। जबकि चालू कीमतों पर उपयुक्त तीनों क्षेत्रों की विकास दर क्रमशः 25, 17 और 58% है। अगला सवाल देखिए, 2017-18 का ही सवाल है। फिर से कह रहा है 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आंकड़ा है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये 4,87,628 करोड़ रुपए हो जाएगा उस टाइम के लिए। अगर अभी हम बात करें तो जो बजट पेश किया गया था 2024-25 में, तो इसके अनुसार जो है 9,76,514 करोड़, 9,76,514 करोड़, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 9,76,514 करोड़ ये आंकड़े हैं अभी वर्तमान में। तो इसका सही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर की क्या प्रतिशत थी? बिहार राज्य में जो है वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर की जो है कितना प्रतिशत थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें बिहार की 12वीं, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बिहार की 12वीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य की सकल घरेलू विकास दर वर्ष 2016-17 में बढ़कर जो है 10.3% तक पहुँच गई थी, जो 15-16 के दौरान 7.5% थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2022-23 के दौरान इसके 5.4% रहने का अनुमान है। अब अगर हम इसमें बात करें, अगर 2024-25 के अनुसार देखें तो मौजूदा कीमतों पर अगर हम बात करें तो 13.1% है, और स्थिर कीमतों पर जो है ये दर आपका जो है 8.6% आपको देखने को मिलेगी। तो ये दोनों आंकड़े मैं साथ साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, और दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगला सवाल कह रहा है 19 नंबर का कि बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 2005-6 से लेकर 14-15 के मध्य जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज की गई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनिर्माण, ठीक है, रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है और इसका संबंध जो है किससे है? जीविका बिहार सरकार की एक पहल है और इसका संबंध जो है किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध जो है रोजगार सृजन से नहीं है, वित्तीय समावेशन से भी नहीं है, इसका जो संबंध है वो गरीबी उन्मूलन से है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन ये जो है बिहार सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु उठाई गई एक महत्वाकांक्षी पहल है, और इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय विशेषकर गरीब तबके के लोगों को उनके जीविकोपार्जन के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराना है। अगला सवाल देखिए, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। SPUR परियोजना का संबंध जो है ये किससे है? अब मैं पहले आपको SPUR का पूरा नाम बता देता हूँ, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। तो ये पूरा नाम है इसका SPUR, और इसका जो संबंध है ये किससे है, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध जो है ये नगर निगम वित्त से है, याद रखिएगा, नगर निगम वित्त से है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स बिहार सरकार में शहरी सुधार के लिए सहायता कार्यक्रम है। बिहार सरकार और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा 6 वर्षीय साझेदारी कार्यक्रम है। स्थानीय शहरी निकाय परियोजनाओं में निजी निवेश के लिए आर्थिक आकर्षण को बढ़ाते हुए SPUR परियोजना के माध्यम से आर्थिक वृद्धि तथा शहरी गरीबी को घटाने पर बल दिया गया है। और SPUR के कार्यक्रम के 5 घटक निम्नलिखित हैं: नगरीय प्रशासन और योजना, नगर वित्त, नगरीय आधारभूत संरचना, स्थानीय आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका। तो ये जो है 5 घटक इसके हैं SPUR कार्यक्रम के। अगला सवाल देखिए, जीवंत ग्राम कार्यक्रम। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवंत ग्राम जो है कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है, और कह रहा है यह बिहार में सड़क संपर्क विकास के लिए है, तो ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा।
यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, बिल्कुल नहीं, यह बिहार का ही है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, ये आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 67 बीपीएससी प्री जो है री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है बजट भाषण 2022-23 के अनुसार उत्तरी सीमा के ऐसे सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही विरल है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं भी बहुत ही सीमित है तथा विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं। जीवंत ग्राम जो है कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें लाया जाएगा। यहाँ के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था, दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य किए जाएंगे। इन क्रियाकलापों के अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। सतत जीविकोपार्जन योजना जो है 2018 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य क्या था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए बेरोजगारी भत्ता भी नहीं था, स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना नहीं था, अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति जो है प्रदान करना, ये आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66 बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया और यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला सवाल देखिए 24वें नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की जो अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो भूमि सुधारों की असफलता या राजनीतिक इच्छा का अभाव या श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या या इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये सभी जो है कारण है इसके लिए, याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार की इस गरीबी का प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधारों की असफलता रही है। भूमि सुधार की असफलता का कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव रहा है और पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अतः उपरोक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन एवं तत्जनित गरीबी के प्रमुख कारण हैं। अगला सवाल देखिए, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। ये जो है 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022 का सवाल है, तो उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आ जाएगा नवादा, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर। ठीक है, सबसे गरीब आपका जानते हैं कि शिवहर जिला है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और अररिया, फिर शिवहर। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में विकल्पगत जिलों का प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में जो है ये देखिए आपका कैसे था। तो सबसे पहले नवादा था और फिर लास्ट में देखिए शिवहर सबसे, और 2023-24 के अनुसार देखें तो यहाँ पर देखिए किशनगंज जो है सबसे आगे हो जाएगा, फिर नवादा हो जाएगा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया और फिर आपका शिवहर हो जाएगा। तो इसमें कुछ बदलाव हो जाएंगे, दोनों डेटा आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली या CFMS शुरू की है। यह प्रणाली है तो किसके लिए है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाई जाएगी। इसके माध्यम से सभी सेवाएं जो है कागज रहित की जाएंगी वित्तीय कार्यकलापों में। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। केंद्र और विकसित राज्यों की तर्ज पर बिहार सरकार ने लेन देन की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए 1 अप्रैल 2019 से समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत की। और इस नई व्यवस्था के तहत सभी विभागों के बजट के निर्माण की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ बजट के प्रोविजन, अलॉटमेंट और निकासी भी ऑनलाइन ही होगी। अगला सवाल देखिए, बिहार पर बकाया ऋण कितना है। बिहार पर बकाया ऋण कितना है तो ये सवाल आप छोड़ दीजिएगा, ये 2000 का सवाल है और आज के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल जो है सही नहीं है, याद रखिएगा। देखिए 31 मार्च 2025 तक का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है।
बकाया ऋण कितना है ये आप लोग ये देख लीजिएगा, 3,84,370.43 करोड़ अनुमानित है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 35% है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं ये आपको बताना है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की जो है प्रत्याशा और संभावनाएं हैं ये आपको बताना है। तो बिहार में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वन आधारित उद्योग और जो है बालू का खनन उद्योग, तेल शोध नगर सहित धातु कार्य, रसायन, प्लास्टिक, विद्युत, चमड़ा आदि बहुत सारे उद्योग जो हैं इनकी प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक जो है जवाब सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है आपका पूछा गया था। देखिए बिहार में कृषि आधारित, यहाँ पर वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई लिखी हुई है। अगला सवाल देखिए कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में जो है मक्का का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दिए गए विकल्पों में वर्ष 2022-23 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, जबकि पूर्वी चंपारण में 135.39 हज़ार टन, सीवान में 57.37 हज़ार टन और सारण में 78.67 हज़ार टन उत्पादन होता है। हालांकि सर्वाधिक मक्का का उत्पादन अररिया जिला में जो है होता है, लेकिन अररिया यहाँ पर नहीं दिया गया है ऑप्शन में, इसीलिए जो है यहाँ पर मुजफ्फरपुर सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है अररिया में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन देखिए असत्य पूछा जा रहा है। ठीक है, असत्य पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए योजना का वार्षिक व्यय रुपया जो है ये कितना है, तो 7,221 करोड़ प्रस्तावित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीनों विभागों के द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को जो है 60,000 रुपये दिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जन्म से जो है स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने के विभिन्न मदों के तहत जो है कुल राशि जो होगी वो 54,100 रुपये की मदद की जाएगी, याद रखिएगा। इसमें से स्नातक करने के उपरांत कन्या को 25,000 रुपये तक की जो है राशि प्रदान की जाएगी, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। कह रहा है कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को रुपये 2,000 दिए जाएंगे, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए बिहार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न मदों के हिसाब से जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा की पूर्ण करने तक 54,100 रुपये, इसमें से स्नातक करने के उपरांत कन्या को 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगर राज्य में बालिकाओं है तो पहले से चल रही योजनाओं यथा छात्रवृत्ति, साइकिल योजना इत्यादि को भी शामिल कर लिया जाए तो राज्य सरकार प्रत्येक बालिका पर 60,000 रुपये जो है खर्च करेगी। अगला सवाल देखिए, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र जो है 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण जो है प्राप्त कर सकेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है छठी कक्षा से लेकर जो है ऊपर तक के सभी छात्र। ठीक है, तो चाहे 7वीं हो चाहे 8वीं हो, तो यहाँ पर जो है कई सारे विकल्प सही हो जाएंगे, तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जवाब सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 32वें नंबर का सवाल है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है। छोटा नागपुर में जो है प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो ये वनों पर आधारित है, याद रखिएगा वनों पर आधारित है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है जहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में ना तो यहाँ उद्योग विकसित था ना ही खनन कार्य संभव था। अगला सवाल देखिए, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जो उत्पाद है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको 9 लाख जो है कुछ करके बताया था, 9 लाख जो है 32,000 ऐसे कुछ 514 करके बताया था। नहीं 9,76,514 ये आपका जो है 2024-25 के लिए जो है जीएसडीपी था बिहार का। तो इसको हम क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय जो है पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है प्रति व्यक्ति आय जो है पूछ रहा है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है, तो प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी है या प्रति व्यक्ति आय अगर हम बात कहें, जीएसडीपी तो अलग चीज़ हो गई। इसका जो सही जवाब हो जाएगा
तो जीएसडीपी और जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों, ये आपका जो है 76,490 रुपये है। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे इस तरह के सवाल अब कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए 2022-23 में ये जो है 59,637 रुपये थी, लेकिन अब बढ़कर ये जो है 76,000 रुपये हो गए हैं, 76,490 रुपये। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 तीन सबसे समृद्ध जिलों के जो है प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है। ठीक है, तो सबसे समृद्ध 3 जिलों में से एक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो सही जवाब आपका हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जब आर्थिक सर्वेक्षण आता है तो उसमें जो है हर साल ये चीज़ें दी हुई होती हैं, और ये डेटा जो है वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। अगर देखिए 2023-24 के अनुसार भी देखें तो शीर्ष जो है 3 समृद्ध एवं गरीब जिलों का क्रम जो है यही हो जाएगा। सबसे जो है समृद्ध पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं, और अगर सबसे गरीब देखें तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी हैं। तो याद रखिएगा, तो ये भी अभी वर्तमान में भी सेम टू सेम डिक्टो यही है। देखिए वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है, ये आपको बताना है। 35वें नंबर का ये सवाल है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो सबसे कम जो है ये शिवहर की है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर 2022-23 के अनुसार बात करें तो 2023-24 में भी यही क्रम बरकरार रहा है, और 2022-23 में सबसे जो है पिछड़े जिले क्रमशः जो है शिवहर सबसे कम है, उसके बाद जो है अररिया आता है, याद रखिएगा, और फिर आपका सीतामढ़ी आता है। तो ये क्रम जो है अभी भी बरकरार है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 36वें नंबर का सवाल है, 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तो ये उस टाइम का सवाल है, इसको हम छोड़ देते हैं। और ये देखिए इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, 2024-25 के बजट में जो है राजस्व अधिशेष जो है 1121 करोड़ रुपए, जो जीएसडीपी का जो है 0.1% रहने का अनुमान था। अगला सवाल देखिए, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में, और उसकी विकास दर 2013-14 और 17-18 के बीच क्रमशः कितनी थी, ये आपको बताना है। तो ये लाख टन में बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो उस समय के हिसाब से जवाब इसका ये सही था, 3.15 लाख टन, और जो है 6% जो है इसकी विकास दर थी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने जो है अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितनी थी। तो स्वयं सहायता जो समूह गठित किए गए थे सितंबर 2018 तक, तो इनकी जो संख्या थी वो लगभग जो है 8.17 लाख थी, याद रखिएगा 8.17 लाख थी। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, जो आजीविका के नाम से प्रसिद्ध है, ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विगत एक दशक के दौरान सितंबर 2018 तक बिहार स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या जो है 8 लाख से कम नहीं थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीविका ने राज्य में 1.27 करोड़ परिवारों तक जो है पहुंचकर खुद को राज्यव्यापी आंदोलन में तब्दील कर दिया है। अक्टूबर-दिसंबर 2023 के त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जीविका के तहत जो है लगभग 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह जो है बने हुए थे, और ये लगातार जो है बढ़ते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर जो है बिहार में दर्ज की गई, ये आपको बताना है। 39वें नंबर का ये सवाल है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 4% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% जो है शहरी क्षेत्रों में जो है महिला कार्यबल की भागीदारी जो है रिकॉर्ड की गई है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है ये आपको बताना है। 40वें नंबर का ये सवाल है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो अधिकतम जो है कर उद्योग किस जिले में है। वैसे तो इसका जो है कोई जवाब भी यहाँ पर सही नहीं होगा, और इसको जो है बीपीएससी ने जो है ये प्रश्न ही डिलीट कर दिया था, याद रखिएगा। तो इसका कोई भी जवाब जो है सही नहीं हो पाएगा। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, और 2015-16 में यह बढ़कर 2020-22 में, अब देखिए 2015-16 में कितना था और 2020-22 में कितना हो गया है, यहाँ से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो ये जो है 2015 में
तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। 1062 था और ये जो है 1090 हो गया है। 1062 था और ये जो है 1090 हो गया है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2015-16 के सर्वेक्षण के 1062 से बढ़कर जो है वर्ष जो है 2020-22 में लिंगानुपात 1090 हो गया है। अगला सवाल देखिए, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही थी, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि 2024-25 की जो है वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वैसे अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जो है 2.5% थी, 2.5% थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको जो है डेली क्लास की PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।